बहुत पुरानी बात है। मोतीपुर नगर में गोविंद और गोपी नाम के दो भाई रहा करते थे। उनके पिता नगर के प्रतिष्ठित सेठ रणवीर एक लंबी बीमारी के बाद संसार से विदा हो गए। पिता के निधन से दोनों भाइयों के हृदय में गहरा शोक लगा। भारी मन से उन्होंने अंतिम संस्कार किया और सभी रस्में पूरी की। उसी शाम गोविंद ने गोपी से कहा, भाई, अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि 13वीं के दिन बिरादरी के सामने पिताजी की वसीयत पढ़ी जाए और उसी के अनुसार हम जायदाद का बंटवारा करें, ताकि आगे चलकर कोई मतभेद ना हो। भैया, जैसा आप उचित समझें वैसा ही करें। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। 13वीं के दिन नगर के गणमान्य लोग और बिरादरी के सदस्य एकत्र हुए। सभी के सामने गोविंद ने पिताजी की वसीयत निकालकर पढ़नी आरंभ की। मैं सेठ रणवीर पूर्ण होशो हवास में ये वसीयत कर रहा हूं। मेरे निधन के पश्चात मेरी समस्त जायदाद, हवेली और धन दौलत मेरे बड़े बेटे गोविंद को मिले और हवेली के पास बनी छोटी झोपड़ी तथा 1 बीघा भूमि मेरे छोटे बेटे गोपी के हिस्से में जाए। वसीयत सुनते ही गोपी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो स्तब्ध रह गया। ये क्या न्याय है पिताजी? भैया को सब कुछ और मुझे मात्र 1 झोपड़ी और 1 बीघा जमीन। बिरादरी के लोग भी कानाफूसी करने लगे। सेठ रणवीर जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति से ऐसी वसीयत की उम्मीद नहीं थी। छोटे बेटे के साथ घोर अन्याय हुआ है। सबकी फुसफुसाहट सुनकर बिरादरी के मुखिया चौधरी हरिदत्त ने कहा, गोविंद बेटा, वसीयत का कागज जरा हमें दिखाना तो। लीजिए काका, ये रहा वसीयत पत्र। चौधरी हरिदत्त ने वसीयत को ध्यान से देखा, उसकी लिखावट को परखा और गंभीर स्वर में बोले, ये हस्तलिपि सेठ रणवीर जी की ही है। वसीयत असली प्रतीत होती है। फिर उन्होंने भीड़ की ओर मुड़कर ऊंचे स्वर में घोषणा की, मैं ये घोषणा करता हूं कि ये वसीयत पूर्णतः प्रमाणिक है, इसलिए जायदाद का बंटवारा इसी के अनुसार किया जाएगा। अंततः वसीयत के अनुसार गोविंद को हवेली और समस्त धन संपत्ति मिली। वहीं गोपी को एक पुरानी झोपड़ी और 1 बीघा जमीन का छोटा सा टुकड़ा मिला। देखा कांता, किस प्रकार मैंने झूठी वसीयत लिखवाकर अपनी किस्मत पलट दी। हाँ स्वामी, अब हमारी जिंदगी राजसी ठाठ में कटेगी। जो चाहे करेंगे, किसी की परवाह नहीं है। दूसरी ओर टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा गोपी व्यथित मन से नंदा से कह रहा था, नंदा, पिताजी मेरे साथ ऐसा अन्याय करेंगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्वामी, मन छोटा मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। गरीबी में भी हम सुख से रह सकते हैं। पर नंदा, कहाँ हवेली का ऐश्वर्य और कहाँ ये टूटी झोपड़ी? कैसे जी पाएंगे हम? स्वामी, आप क्यों भूल गए कि हमें 1 बीघा जमीन भी मिली है? हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, वही हमारी असली पूंजी होगी। एक सेठ का बेटा होकर खेतों में हल चलाऊंगा? इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? अपमान नहीं स्वामी, ये तो सम्मान की बात है। मेहनत करने वालों को दुनिया सलाम करती है। नंदा के बार बार समझाने पर गोपी ने ठान लिया कि वो अपने हिस्से की जमीन पर खेती करेगा। तकदीर भी क्या खेल खेलती है। जो कल तक नौकरों को हुक्म देता था, आज वही खेत में मजदूरी कर रहा है। एक दिन कांता ने नौकरानी को भेजकर नंदा को हवेली बुलवाया। अरे नंदा, जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अभी दबा देती हूँ जेठानी जी। नंदा चुपचाप कांता के पैर दबाने लगती है। देखो,
कभी जो बराबरी का सपना देखती थी, आज मेरे कदमों में बैठी है। नंदा बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा करती, पर कांता नंदा की कभी मदद नहीं करती। एक दिन यही सब देखकर गोविंद भी असहज हो उठा। उसने कांता से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नंदा से काम तो लेती हो, लेकिन कभी उसकी मदद नहीं करती। बहुत दया आ रही है आपको अपने भाई की पत्नी पर। याद रखिए, जेठानी की सेवा करना उसका फर्ज है और फर्ज की कोई कीमत नहीं होती। कांता, तुम बहुत सयानी हो गई हो। याद रखना, तकदीर का खेल पलटते देर नहीं लगती। धीरे धीरे इसी तरह 10 वर्ष बीत गए। इन वर्षों में ना तो गोविंद और कांता के यहाँ कोई संतान हुई और ना ही गोपी और नंदा के आंगन में किलकारी गूंजी। इतना वैभव होते हुए भी बिना औलाद के ये सब फीका लगता है। पता नहीं हमारे आंगन में कभी फूल खिलेंगे भी या नहीं। कभी कभी तो लगता है जैसे भगवान हमसे रूठ गया है। इधर टूटी झोपड़ी में नंदा अपने पति से कह रही थी, स्वामी, ये सच है कि हम गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से पेट भरते हैं, पर मेरी भी इच्छा है कि एक संतान हो जो आपके वंश को आगे बढ़ाए। नंदा, संतान तो भगवान की देन होती है। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में एक थका हारा साधु गोविंद की हवेली के सामने आ पहुंचा। भूखे साधु को भोजन दो बच्चा, बहुत पुण्य मिलेगा। क्यों मुंह उठाए चले आए? समझते क्या हो? यहाँ कोई भंडारा लगा है? आगे बढ़ो बाबा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर जाकर वो गोपी की झोपड़ी के सामने आ पहुंचा। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? मैं बहुत भूखा हूँ। बाबा, घर में तो कुछ विशेष नहीं है, बस 2 बासी रोटियां रखी हैं। क्या आप खा लेंगे? बेटी, प्रेम से परोसी गई बासी रोटियां भी अमृत जैसी लगती हैं। ठहरिए बाबा, मैं अभी लाती हूँ। नंदा झोपड़ी में गई और बासी रोटियां लाकर साधु के सामने रख दी। साधु प्रेम पूर्वक बैठकर रोटियां खाने लगा। बेटी, तूने भूखे को भोजन कराकर बड़ा पुण्य कमाया है। साधु बाबा ने अपने झोले से एक फल निकाला। बेटी, ये कोई साधारण फल नहीं है। इसे श्रद्धा से खाओगी तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे आंगन में जल्द ही किलकारी गूंजेगी। बाबा, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो बेटी, भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे। ये कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गया। शाम को जब गोपी खेत से लौटकर आया, नंदा, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। स्वामी, 2 बासी रोटियां थीं, उन्हें एक भूखे साधु को खिला दिया। अब घर में ना आटा बचा है और ना ही रोटी। लगता है आज भी किस्मत ने भूखे पेट ही सुलाने का इरादा कर रखा है। पर स्वामी बाबा ने जाते जाते हमें ये फल दिया है और कहा है कि इसे खाओगे तो हमारी हर इच्छा पूरी होगी। नंदा, ये कोई साधारण फल नहीं लगता है। बाबा कोई महापुरुष होंगे। स्वामी, एक बात मन में आई है, सोच रही हूँ आपसे कह दूं। क्या बात है नंदा? मैं सोच रही थी क्यों ना हम उस फल का आधा हिस्सा अपनी जेठानी कांता बहन को भी दे दे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो नंदा? जिन लोगों ने हमें ताने दिए, हमारा अपमान किया,
तू उन्हीं के लिए इतना सोच रही है? स्वामी, अगर हमारे मन में हीरापन नहीं होगा तो हम दूसरों से नेकी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं। एक टुकड़ा फल भी अगर किसी की झोली खुशियों से भर दे तो क्या बुरा है? नंदा, तुम्हारा दिल तो सचमुच सोने का है। ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। नंदा आधी फल को लेकर हवेली की ओर चल पड़ी। जेठानी जी, ये साधु बाबा का दिया हुआ फल है। कहते हैं इसे खाने से मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने सोचा कि आधा फल आपको भी दे दूं। शायद भगवान हम दोनों पर कृपा करें। नंदा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुझे जरूर आशीर्वाद देगा। नंदा ने कांता को फल का टुकड़ा दिया और वहां से चल पड़ी। समय बीतता गया। उचित समय पर कांता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर कुछ समय बाद जब नंदा का प्रसव हुआ और वो होश में आई तो उसने देखा कि गोपी उदास बैठा है। स्वामी, आप इतनी उदास क्यों बैठे हैं? और मेरी संतान कहाँ है? गोपी ने हाथ में एक छोटा सा मटका दिखाते हुए कहा। नंदा, ये देखो, तुम्हारी कोख से ये मटका जन्मा है। ये कैसे हो सकता है स्वामी? क्या एक स्त्री की कोख से मटका जन्म ले सकता है? सच्चाई से मुंह मोड़ना ठीक नहीं है नंदा। जो दिख रहा है वही सत्य है। नंदा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक मटके से आवाज आई। माँ, मैं निर्जीव नहीं हूँ। मैं बोल भी सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। हे भगवान, ये तो सचमुच बोल रहा है। माँ, जैसा भी हूँ अब तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे अपने सीने से लगा लो माँ। ये सुनकर नंदा का दिल भर आया। वो रोते हुए मटके को अपनी छाती से लगा लेती है। तू जैसा भी है बेटा, आज से मैं तुझे अपने बेटे की तरह प्यार करूंगी। तुझे ही अपनी संतान मानूंगी। हम दोनों मिलकर तुझे पालेंगे बेटा, जैसे एक सच्चे माता पिता पालते हैं। उधर कांता और गोविंद ने अपने बेटे का नाम वीरेंद्र रखा और वो बड़े लाड प्यार में पलने लगा। इधर नंदा और गोपी भी अपने मटके को खूब स्नेह देते। समय बीतने लगा। धीरे धीरे वीरेंद्र बड़ा होने लगा और मटका भी समय के साथ बड़ा दिखने लगा। लेकिन वीरेंद्र का स्वभाव बहुत ही उग्र था। जहां भी मटका नजर आता वीरेंद्र उसे डंडा मारता। चल बे मटके, आज तुझे खूब नचाऊंगा। इसकी शैतानियां हद से पार हो गई हैं। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी अगले ही पल मटका हवा में ऊपर उड़ गया। कहाँ है? ये तो उड़कर मेरी ओर आ रहा है। जैसे ही मटका वीरेंद्र के ऊपर गिरा, वीरेंद्र का दम घुटने लगा। बचाओ! अरे कोई बचाओ! लगता है अब मेरी मौत निश्चित है। मटके भैया, मुझे छोड़ दो। कसम से अब कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, ना डंडा मारूंगा। ये सुनकर मटका थोड़ा ऊपर उठ गया और बोला, याद रख, अगर दोबारा मुझे सताया तो इस बार जान भी नहीं बचेगी। वीरेंद्र दुम दबाकर हवेली की ओर दौड़ पड़ा। हवेली पहुंचते ही कांता ने उसे देखा। क्या हुआ वीरेंद्र? इस तरह घबराया क्यों है? माँ, मटके ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उस अधले से मटके की इतनी मजाल! मेरे बेटे को डराया। मैं उसे मजा चखा कर रहूंगी। गुस्से से भरी कांता सीधी नंदा की झोपड़ी में पहुंची। आओ बहन, आज कैसे गरीबों की झोपड़ी में कदम रखा है? कोई काम था तो नौकरानी को भेज देती। नंदा, मेरा वीरेंद्र तुम्हारे मटके को बहुत प्यार करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मटका कुछ दिन हमारी हवेली में रह जाए।
यदि वीरेंद्र बेटे को खुशी मिलती है तो मटका हवेली में ले जाइए बहन। इजाजत मिलते ही कांता मटके को उठाकर हवेली ले गई। मटका सोचने लगा, लगता है ताई जी कुछ बड़ा खेल खेलने वाली हैं। क्यों ना मैं सारा धन इस मटके में भरकर जमीन में गाड़ दूं? सुरक्षा भी होगी और इस मटके को सजा भी मिलेगी। योजना बनाते ही कांता ने पूरा सोना चांदी मटके से भर दिया और मटके के मुंह को कपड़े से बांध दिया। फिर हवेली के आंगन में गहरा गड्ढा खोदकर मटका उसमें डाल दिया। अब इसी गड्ढे में घुट घुट कर मर जाएगा ये मटका। रात हुई तो सब सो गए, लेकिन मटका, जो साधारण नहीं था, अपनी पूरी ताकत लगाकर गड्ढे से बाहर निकल आया। अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से घर लौट चलूं। और फिर मटका उछलता कूदता घर की ओर भाग चला। माँ, दरवाजा खोलो। अरे, ये तो मेरे मटके की आवाज है। नंदा दौड़कर दरवाजा खोलती है। मटके बेटा, तुम तो कुछ दिन के लिए हवेली में रहने गए थे, फिर इतनी जल्दी और इस समय क्यों लौट आए? माँ, पहले अंदर चलो, फिर सब बताऊंगा। अब बता भी दे बेटा, क्या बात है? पहले मेरे मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोलो बाबा। गोपी जल्दी से मटके के मुंह पर बंधा कपड़ा खोलता है। उसके अंदर ढेर सारे गहने और अशरफियां भरी हैं। ये देखकर नंदा दंग रह जाती है। अरे, तुम्हारे अंदर तो गहने और अशरफियां भरी पड़ी हैं। मटके बेटा, सच सच बताओ, ये सब कहाँ से लाए हो? माँ, ये सब गोविंद ताऊ जी का माल है। बेटा, उनके धन माल पर भला हमारा क्या हक? तुम ये सब यहाँ क्यों लेकर आए? माँ, मैं ये सब वापस करने के लिए नहीं लाया। ये धन असल में ताऊ जी का नहीं, हमारा है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। क्या आप बता सकते हैं कि दादाजी ने वसीयत में सब कुछ ताऊ जी के नाम क्यों लिखा था और आपको क्यों कुछ नहीं दिया? बेटा, मैं कैसे जान सकता हूँ स्वर्गीय पिताजी के मन की बात? उन्होंने जैसा सही समझा वैसा किया। पिताजी, असली वसीयत कुछ और थी। ताऊ जी ने जो वसीयत दिखाई थी वो झूठी थी। असल वसीयत में दादाजी ने आपको और ताऊ जी को बराबर बराबर हिस्सा देने को लिखा था। तो भैया ने मेरे साथ छल किया था। हाँ पिताजी, इसलिए मैं कह रहा हूं इस धन पर आपका हक है। फिर तो बेटा अब इस धन की एक पाई भी मैं गोविंद को नहीं लौटाऊंगा। माँ, सुबह होते ही जब ताई जी मुझे हवेली से गायब पाएंगी तो दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उन्हें कह देना कि मटका तो यहां आया ही नहीं। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अगली सुबह हवेली के आंगन में खुदा गड्ढा देखकर कांता चीख उठती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कांता का रोना सुनकर गोविंद दौड़ता है। क्या हुआ कांता? सुबह सुबह क्यों रो रही हो? स्वामी, हमारा सब कुछ लुट गया, हम कंगाल हो गए। क्या बकवास कर रही हो कांता? कांता पूरी कहानी अपने पति को बताती है। आज समझ आया कि तुम कितनी मूर्ख हो। भला इतना सारा धन मटके में भरकर जमीन में गाड़ने की क्या जरूरत थी? स्वामी, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। अब यहाँ रोने बैठी हो। चलो जाओ, नंदा से पूछो, शायद मटका उनके पास पहुंच गया हो। कांता नंदा की झोपड़ी पर पहुंचती है। नंदा, गजब हो गया। क्या हुआ जीजी? मैं कल मटका को हवेली में ले गई थी। रात को वो ना जाने कहाँ गायब हो गया। ओह, अब क्या होगा जीजी? मुझे अपने मटके से बहुत प्यार था। कांता रोती हुई वापस हवेली लौटती है और गोविंद को बताती है। तो फिर कोई डाकू लुटेरा ही ले गया होगा मटके को।
स्वामी, अब तो हम बिल्कुल कंगाल हो गए। हाँ कांता, इंसान को उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमने भी गोपी के साथ छल किया था, शायद उसी का फल हमें अब मिला है। फिर उसी रात जब गोविंद, कांता और उनका बेटा हवेली में चैन की नींद सो रहे थे तो अचानक हवेली में आग लग गई। बचाओ बचाओ, आग लग गई। चीख पुकार सुनकर गोपी और नंदा भी घबराकर अपनी झोपड़ी से बाहर दौड़े। मटका भी उनके साथ था। हे भगवान, नंदा देखो, हवेली में आग लगी है। पिताजी, ये आपके बड़े भाई गोविंद और उनके परिवार को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। ऐसा मत कहो बेटा, गोविंद जैसा भी हो आखिर मेरा बड़ा भाई है। कुछ ही देर में पूरी हवेली जलकर राख हो गई। दुखी मन से गोपी, नंदा और मटका वापस अपनी झोपड़ी लौट आए। चारपाई पर बैठते हुए गोपी ने भारी मन से कहा, भैया, गोविंद और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद हुआ। पिताजी, अब आपको तो आपके हिस्से का धन भी मिल गया, अब दुख किस बात का? बेटा, ऐसा धन मैं क्या करूं जिसे मेरे बाद भोगने वाला कोई ना हो। पिताजी, आप क्यों ऐसा सोचते हो? बेटा, तुम तो एक मिट्टी का मटका हो। अगर मेरी कोई संतान होती तो कितना अच्छा होता। अगले ही पल मटका जोर की आवाज के साथ फूट गया। जहां मटके के टुकड़े गिरे थे वहां अब एक सुंदर तेजस्वी लड़का खड़ा था। तो तुम कौन हो? पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। मैं वही मटका हूँ जो अब मानव रूप में आपके पास आ गया है। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? पिताजी, पिछले जन्म में आप एक कुम्हार थे। आप सुंदर घड़े बनाते थे। आपके पड़ोस में शंकर नाम का एक नटखट लड़का रहता था जो आपके बनाए मटके फोड़ देता था। गुस्से में आकर आपने उसे श्राप दिया था कि अगले जन्म में वो मटका बनकर जन्म लेगा। उसी श्राप के कारण मैं मटका बना था। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। अब ना मैं मटका बनूंगा और ना ही कहीं जाऊंगा। गोपी और नंदा के पास अब बेटा भी था और धन भी था। उन्होंने अपने हिस्से के धन से एक सुंदर सा मकान बनवाया और फिर तीनों मिलकर जीवन भर खुशी खुशी और सुख शांति से रहने लगे।